स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वानी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट्स। अभी तक इंटरनेशनल लॉ के जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें हर टॉपिक पे हमने स्टेट को हमेशा यूज किया है। इंटरनेशनल लॉ को जब हम डिफाइन करते हैं तो भी हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ गवर्न द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स, ठीक है। और स्टेट आर द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम स्टेट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, स्टेट की काइंड्स क्या होते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं स्टेट के लिए, और क्या क्वालिफिकेशन उसको पोजेस करनी चाहिए टू बिकम अ पर्सन अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टेट की अगर हम डिफाइन करें इंटरनेशनल लॉ के अंदर तो हम सिंपली ये कहते हैं कि सोसाइटी है ऑफ इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाइंग अ टेरिटरी, ठीक है। तो सोसाइटी ऑफ इंडिविजुअल्स फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, और ऑक्यूपाइंग अ टेरिटरी सेकंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड इज द मेंबर ऑफ विच आर बाउंड टुगेदर बाय द टाई ऑफ कॉमन सब्जेक्शन टू अ गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट, वो जो मेंबर्स हैं, वो जो इंडिविजुअल हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज सोसाइटी के, वो सब कॉमन टाई से बाउंड हैं किसी गवर्नमेंट के अंडर, मतलब गवर्नमेंट के एज अ सब्जेक्ट हैं उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के, ठीक है। और वो बाउंड है उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के, मीन्स उस गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है। And which has a capacity to enter into relation with other entities। उस पर्टिकुलर स्टेट की या उस पर्टिकुलर सोसाइटी के पास कैपेसिटी है कि वो एंटर कर सकती है into relation with other entities। यहाँ तक आई थिंक स्टेट की डेफिनेशन क्लियर है इन लेमन लैंग्वेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं any entity which possesses even the smallest measures of these attributes may be termed as states, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या एंटिटी क्या स्मॉलेस्ट मेजर्स को भी अगर पोजेस करती है तो क्या वो स्टेट कहलाती है या नहीं कहलाती। इसमें बोल रहे हैं कि कहलाएगी अगर आप इन 4 पॉइंट्स के स्मॉलेस्ट मेजर्स को भी आप टच कर लेते हो तो वो पर्टिकुलर एंटिटी स्टेट कहलाएगी, ठीक है। अब मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट ऑफ 1933 डिड नॉट डिफाइन स्टेट, rather laid down certain qualifications of state, ठीक है। जो मॉन्टेविडियो का कन्वेंशन हुआ था ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स में, ठीक है, इसमें स्टेट्स की राइट्स एंड ड्यूटीज को डिस्कस किया था, उसमें स्टेट को डिफाइन नहीं किया, rather they laid down certain qualifications of state, कि ये certain qualification होनी चाहिए एक एंटिटी को स्टेट बनने के लिए, ठीक है। तो अगर हम उस क्वालिफिकेशंस की बात करें, the convention under article 1 stipulates that first the state as a person of international law should possess the following qualification। state को as a subject of international law क्या करना चाहिए, इन 4 particular qualifications को possess करना ही करना चाहिए। पहला है permanent population, दूसरा है a defined territory, third is a government, and fourth is capacity to enter into relation with other states or other entities। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को चीजें क्लियर हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं वो 4 क्वालिफिकेशन को इंडिविजुअली, ठीक है। फर्स्ट, पॉपुलेशन। Montevideo Convention on Right and Duties of States 1933 states a permanent population instead of population, that is wandering people is not a state। मीन्स देखिए, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ने जब क्वालिफिकेशंस दी तो उसमें पॉपुलेशंस की जगह परमानेंट पॉपुलेशन वर्ड यूज किया, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग निकल के आया, देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर्टिकुलर टेरिटरी में, ठीक है, एक टेरिटरी है पर्टिकुलर टेरिटरी में जो लोग हैं वो माइग्रेट नहीं करेंगे अदर कंट्रीज में, अदर स्टेट्स में, ठीक है। पर इसका मतलब ये है परमानेंट पॉपुलेशन का कि कुछ सर्टेन पीपल्स को हमेशा माना जाएगा कि ये सर्टेन पीपल तो या सर्टेन पॉपुलेशन तो उस पर्टिकुलर स्टेट की है, मींस कनेक्शन हमेशा होना होगा, ठीक है। अगर ऐसा कनेक्शन है, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि ये पॉपुलेशन परमानेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। जैसे मैं एक इंडियन हूँ, ठीक है, मैं माइग्रेट कर सकती हूँ डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट जगह, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा कनेक्शन जो है वो इंडिया के साथ ही माना जाएगा, ठीक है। तो मैं इंडिया की परमानेंट पॉपुलेशन हूँ, ठीक है।
यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक, तो और पॉपुलेशन मीन पीपल, पॉपुलेशन का जनरली मीनिंग क्या है? पीपल है। पॉपुलेशन में आप अदर लिविंग क्रिएचर्स को ऐड नहीं करते हो, आप सिंपली पीपल्स को ऐड करते हो। A people क्या है? A people is an aggregate of individuals who live together as a community through they may have belong to different race, creed और cultures। ठीक है, peoples क्या है? Aggregates है, cluster है of individuals का, जो साथ में रहते हैं, एक community form करते हैं, चाहे वो different race के हों, different creed के हों, different culture के हों, different languages बोलते हों। ठीक है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक चीजें क्लियर है। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इंक्लूड दोज हु आर स्टेइंग इन अदर स्टेट एज वेल एज द फॉरेन नेशनल्स परमानेंटली रिसाइडिंग इन अ स्टेट। ठीक है, देखो पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इंक्लूड्स दोज हु आर स्टेइंग इन अदर स्टेट एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स परमानेंटली रिसाइडिंग इन अ स्टेट्स। यहाँ तक समझ में आया कि अगर वो पॉपुलेशन में वो लोग भी इंक्लूड होंगे जो अदर स्टेट में रह रहे हैं। ठीक है, और वो भी इंक्लूड होंगे जो फॉरेन नेशनल्स हैं पर वो उस स्टेट में परमानेंटली रिसाइड करने लग गए हैं, वो भी इंक्लूड हो जाएंगे उस पॉपुलेशन में। ठीक है, दूसरी कंट्री के या दूसरे स्टेट के अगर फॉरेन नेशनल भी परमानेंटली रिसाइड कर रहे हैं इन अ स्टेट, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा एज अ पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक, देयर इज नो lower limit to the size of a state population। अब देखिए, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि ये वाला जो स्मॉलेस्ट मेजर्स भी अगर आप इस 4 एट्रीब्यूट्स के आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप स्टेट कहलाओगे इंटरनेशनल लॉ में। ये यही बात है कि पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट मीन्स पॉपुलेशन है, तो जरूरी नहीं है कि 2 लाख पॉपुलेशन हो, 2 करोड़ पॉपुलेशन हो, 3 करोड़ पॉपुलेशन हो, 20 करोड़ पॉपुलेशन हो, तभी वो पर्टिकुलर एंटिटी स्टेट कहलाएगी। नहीं, लोअर लिमिट 10,000 पॉपुलेशन भी अगर है और वो सारी क्राइटेरिया फॉलो कर रही है तो भी वो स्टेट है। इवन द स्मॉलेस्ट एट्रीब्यूट भी अगर मेजर्स भी अगर वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के क्वालिफाई हो रहे हैं तो वो स्टेट है। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट, टेरिटरी। स्टेट मस्ट हैव अ टेरिटरी, इट इज इमटेरियल वेदर इट्स अ स्मॉल और लार्ज। देखो यहाँ पे भी मेजर्स की बात हो गई कि जरूरी नहीं है वो छोटा हो या बड़ा हो वो टेरिटरी, पर एक टेरिटरी होनी चाहिए। ये जो भी हमने पॉपुलेशन की बात की है, पॉपुलेशन जो है वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी पे होनी चाहिए, रहनी चाहिए वो टेरिटरी, और स्टेट के पास टेरिटरी होना मस्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर द डॉइचे कॉन्टिनेंटल गैस जेशलशेफ्ट वर्सेस पॉलिश स्टेट को उन्होंने बोला कि द ट्रिब्यूनल हेल्ड दैट statehood does not absolutely depend on the existence of rigidly fixed boundaries। ठीक है, कोई rigidly fixed boundaries नहीं होनी चाहिए कि इतना स्क्वायर हेक्टर तो होगा तभी ये पर्टिकुलर एंटिटी स्टेट कहलाएगी, नहीं। However, it is desirable that as far as possible, territory of state should be fully determined in order to avoid complication। ठीक है, फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि एक फिक्स्ड बाउंड्रीज हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस को दूसरी स्टेट के और आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो जाए, इसलिए एक फिक्स्ड रिजिड बाउंड्रीज आपको बना लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे इंडिया की फिक्स्ड बाउंड्रीज हैं, अगर हम जो इंडिया का मैप बनाते हैं हमें पता है कि ये पर्टिकुलर जो बाउंड्रीज हैं वो इंडिया की हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो दूसरी स्टेट से। ठीक है, और जनरली पाकिस्तान का अगर हम देखें तो वो जनरली ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज करते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि आप कॉम्प्लिकेशंस को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए आप डिटरमाइन करें अपनी टेरिटरी को। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? It is to be noted that international law always insists that a state should have possession and control over a territory। ठीक है, अब तीसरी चीज वो कह रहे हैं कि जो टेरिटरी है उस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। स्टेट का पोजेशन और कंट्रोल दोनों बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर स्टेट उस पर्टिकुलर टेरिटरी को पोजेस नहीं कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर रहा है ना, तो फिर वो एंटिटी स्टेट नहीं है। ठीक है, जैसे इंडिया है, ठीक है, या अदर स्टेट्स हैं, वो अपनी उस पर्टिकुलर टेरिटरी को पोजेस भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। अगर और कोई बाहर का फॉरेन नेशन या फॉरेन स्टेट आकर के अगर उस पर्टिकुलर टेरिटरी पे अटैक करते हैं
ठीक है, तो वो उसको डिफेंड भी करते हैं। ठीक है, तो पूरा कंट्रोल, पूरी पोजेशन वो उस पर्टिकुलर एंटिटी के पास होनी चाहिए, तभी वो एंटिटी स्टेट कहलाएगा। फॉर इंस्टेंस, इफ द टेरिटरी ऑफ स्टेट हैज बीन फोर्सफुली ऑक्यूपाइड बाय अ फॉरेन स्टेट, अगर कोई एक टेरिटरी है वो फोर्सफुली ऑक्यूपाई करी है किसी फॉरेन स्टेट ने, द ऑक्यूपेंट्स इज नॉट इंटाइटल्ड टू ट्रीट द ऑक्यूपाइड टेरिटरी एज इट्स ओन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि स्टेट जो है उसको वो पर्टिकुलर टेरिटरी को पोजेस और कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, पोजेशन में भी होनी चाहिए और कंट्रोल में भी होनी चाहिए, दोनों। ठीक है, अगर कोई बाहरी फोर्सफुली एक स्टेट को क्या करता है, फॉरेन स्टेट को ऑक्यूपाई करता है, वो पोजेस तो कर रहा है पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कंट्रोल का मीन्स जो अंदर की पॉपुलेशन है। ठीक है, द ऑक्यूपेंट इज नॉट इंटाइटल्ड, तो वो ऑक्यूपेंट इंटाइटल्ड नहीं होगा टू ट्रीट द ऑक्यूपाइड, जो उसने ऑक्यूपाई करी है ट्रीटी फोर्सफुली, वो अपनी ओन टेरिटरी नहीं बोल सकता है उस टेरिटरी को जो ऑक्यूपाई की हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोग को चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट। द पीपल एंड द टेरिटरी शुड बी गवर्न्ड बाय अ गवर्नमेंट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सब्जेक्शन होना चाहिए, वो पीपल सब्जेक्ट में होने चाहिए अंडर सर्टेन गवर्नमेंट। ठीक है, पीपल, टेरिटरी प्लस गवर्नमेंट, वो पीपल और वो टेरिटरी शुड बी गवर्न्ड बाय अ गवर्नमेंट। द स्टेट विच डज नॉट हैव गवर्नमेंट इज नॉट रिगार्डेड एज स्टेट। ठीक है, अगर कोई एंटिटी है, ठीक है, या कोई स्टेट है, देखो स्टेट हम उसे भी कहेंगे जिसमें गवर्नमेंट नहीं है, पर वो स्टेट एज अ वो क्वालिफाई नहीं होगी फॉर स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ। चीजों को समझना। ठीक है, स्टेट वो कहलाएगी अगर एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, पीपल है, ठीक है, ठीक, किंग क्वीन के थ्रू गवर्नेंस हो रहा है, ठीक है, ठीक, या फिर कैपेसिटी है अदर रिलेशन के साथ एंटर करने की, अगर ये चारों, ठीक है, अगर ये चारों एट्रीब्यूट्स फॉलो हो रहे हैं तो वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर स्टेट की क्वालिफिकेशंस को कंफर्म करती है और वो एंटिटी स्टेट कहलाएगी, एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहलाएगी। ठीक है, स्टेट विच डज नॉट हैव गवर्नमेंट, लेकिन अगर कोई स्टेट है, मतलब उसने टेरिटरी का क्वालिफिकेशन कंफर्म किया है, उसके पास पॉपुलेशन भी है, परमानेंट पॉपुलेशन, पर गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो स्टेट तो है, लेकिन अंडर इंटरनेशनल लॉ एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ में स्टेट नहीं है, समझना। ठीक है, it is significant to note that government in certain cases should not be effective government. This is against the traditional concept of statehood under international law. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो था इंटरनेशनल लॉ का, उसमें जो गवर्नमेंट होनी चाहिए थी वो इफेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए थी, ये क्राइटेरिया था। लेकिन अब ये क्राइटेरिया चेंज हुआ है, गवर्नमेंट होना जरूरी है, वो इफेक्टिव गवर्नमेंट है या नहीं इफेक्टिव गवर्नमेंट है ये क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि इफेक्टिव गवर्नमेंट है या नहीं है ये सबके लिए चेंज हो जाता है। ठीक है, सम विल से कि हाँ गवर्नमेंट इफेक्टिव है, वर्क है, ठीक है, लेकिन समवन से कि इफेक्टिव नहीं है ये गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया क्योंकि सबके लिए चेंज हो जाता है, इसलिए क्राइटेरिया को हटा करके सिंपल गवर्नमेंट की बात करी गई। ठीक है, ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट गवर्नमेंट बी अ डेमोक्रेटिकली फॉर्म। देखिए, गवर्नमेंट की जब हम पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं तो गवर्नमेंट भी डिफरेंट काइंड्स की होती है। जरूरी नहीं है जो टाइप की गवर्नमेंट इंडिया में फॉर्म हो रही है सेम काइंड्स और सेम प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट दूसरी जगह भी फॉर्म हो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, पर एक सर्टेन गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसके अंडर पीपल और टेरिटरी गवर्न होती हो। ठीक है, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो एट्रीब्यूट है, वो है कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट। उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशन कर सके। अब ये कैपेसिटी कैसे आती है? जब आप इंडिपेंडेंट होते हो। ठीक है, ये तभी आती है जब आपके पास पावर होती है, जब उस पर्टिकुलर स्टेट के पास राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती है। अ स्टेट मस्ट हैव कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट इन ऑर्डर टू कॉल इट अ स्टेट। फर्स्ट थिंग, this qualification distinguished the position of central government of a federal state and position of government of various parts of federation, such as India, where federated state do not possess a capacity to enter into relation with other state, are not regarded as state under international. देखो, capacity to enter into relation with other state, यहाँ पे सबसे important चीज आती है sovereignty की, जब हम बात करते हैं। ठीक है,
अदर स्टेट के साथ रिलेशनशिप में आप रिलेशन बना सकते हो। आप इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर के मामले में आप दूसरी स्टेट के साथ रिलेशन बना रहे हो, आपके पास भी सर्टेन ड्यूटीज है, उसके पास भी सर्टेन ड्यूटीज है। आपके पास कोई भी, आप लोअर नहीं हो उस पर्टिकुलर स्टेट से, दोनों इक्वल पोजीशन पे हो, ठीक है। और आपके पास क्या है, देखो कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है। अब ये कैपेसिटी कैसे आती है, ठीक है, ये कैपेसिटी आती है जब आप इंडिपेंडेंस होते हो, ठीक है, आपके दूसरे स्टेट का आप पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है, तब आपके पास कैपेसिटी होती है टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट। कोई आपको गवर्न नहीं करेगा बाहर से, आपको बाहर से कोई गवर्न नहीं करता है। आप इंडिपेंडेंट हो अपने मैटर्स को डील करने के लिए, किसी और स्टेट के साथ रिलेशन में आने के लिए, उसके साथ इकोनॉमिकल या अदर कोई भी ट्रेडिंग या कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। अगर एक कोई एंटिटी है, उसके पास पॉपुलेशन भी है, टेरिटरी भी है, गवर्नमेंट भी है, पर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो एंटर कर सके इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट, सोवरेन नहीं है, अगर वो अपने मैटर्स में दूसरे स्टेट का इन्फ्लुएंस है उसमें, तो वो एंटिटी कभी भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर स्टेट में नहीं इंक्लूड की जाएगी। आई थिंक यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है। पहला, सोवरेन स्टेट। Sovereignty in a strict and narrowest sense of the term implies independence all around, ठीक है, within and without the border of the country। जो हमने अभी बात की, देखो काइंड्स में स्टेट्स के हमें पढ़ना है, एक स्टेट जो सोवरेन है, एक स्टेट जो सोवरेन नहीं है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक स्टेट जो सोवरेन स्टेट है, जो इंडिपेंडेंस इन ऑल अराउंड, वो सारे मैटर्स में इंडिपेंडेंट है, ठीक है, विद इन एंड विदाउट द बॉर्डर ऑफ द कंट्री। बाहर के लिए भी, दूसरे स्टेट से रिलेशन बनाने के लिए भी वो इंडिपेंडेंट है, अपने अफेयर्स को डील करने के लिए, और विद इन भी, मतलब उसका बाहर कोई भी अदर स्टेट का इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसी स्टेट को हम सोवरेन स्टेट बोलते हैं। इन आइसलैंड ऑफ पाल्मास arbitration, Max Huber states that sovereignty in relation between states signifies independence. Sovereignty in relation with state क्या सिग्निफाई करती है कि वो इंडिपेंडेंस सिग्निफाई करती है, फ्रीडम सिग्निफाई करती है, ठीक है, कि वो इंडिपेंडेंट है दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन डेवलप करने के लिए, कोई भी इंटरनल अफेयर एक्सटर्नल अफेयर्स के मैटर में डिस्कस करने के लिए। Independence in this regard to a portion of globe is right to exercise therein to exclusion of any other state. अब इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि उसके पास राइट है वो कि वो एक्सरसाइज कर सकती है अपने राइट को पूरे ग्लोब में कहीं भी, ठीक है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर स्टेट, और कोई अदर स्टेट उसमें उसको मींस कोई अदर स्टेट को वो अदर स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक चीजें समझ में आई आप लोगों को। सोवरेन स्टेट इज इंडिपेंडेंट इन टू वेज। अब देखिए सोवरेन स्टेट दो तरीके से इंडिपेंडेंट मानी जाती है, एक इंटरनल अफेयर्स में विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, एंड एक्सटर्नल अफेयर या फॉरेन अफेयर में, ठीक है। It is to be noted that at present the meaning of the term sovereignty has undergone drastic change. Even a sovereign state does not possess supreme and absolute power, rather it is bound by the rule framed by international law which has created by the sovereign state themselves by giving consent have placed limitation on their supreme and absolute power। देखिए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या था कि सोवरेनिटी मीन्स सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर, मीन्स कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता आपके अफेयर्स में, इंटरनल अफेयर हो एक्सटर्नल अफेयर हो। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व हुआ, मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व हो रहा है, वैसे वैसे इंटरनेशनल लॉ क्या कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है रिलेशन में, कर रहा है ना। इंटरनेशनल लॉ में हम जब भी पढ़ रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स को, हमें क्या देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ डिफरेंट स्टेट्स के अफेयर्स में रिलेशन को गवर्न कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर का कॉन्सेप्ट अब हट चुका है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशन जो वो पर्टिकुलर स्टेट एक्सेप्ट करती है अपनी कंसेंट दे करके कि हाँ इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो भी रूल्स या रेगुलेशन हमने एक्सेप्ट किए हैं वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसे इंटरफेयर करने दे रहे हैं, हम सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ठीक है। तो ये चेंज हुआ है ड्रास्टिकली,
ठीक है, यहाँ तक आई थिंक चीजें क्लियर हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नॉट फुल्ली सॉवरेन स्टेट। एक हमने स्टेट के काइंड में बात की थी, सोवरेन स्टेट। नेक्स्ट है नॉट फुल्ली सोवरेन स्टेट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ स्टेट शुड बी सोवरेन इन ऑर्डर टू बी एन इंटरनेशनल पर्सन। देखिए, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसमें हमने ये बोला कि ये जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं इनको ये क्वालिफिकेशन हमेशा होनी चाहिए कोई भी एंटिटी को इंटरनेशनल लॉ के अंडर स्टेट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा एक गेम चेंज हो रहा है। ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि स्टेट शुड बी सोवरेन इन ऑर्डर टू बी एन इंटरनेशनल पर्सन। If the attribute of statehood are possessed by state other than sovereign state, even the smallest degree, they may be deemed international person। देखो पूरा गेम चेंज है। ठीक है, वो कह रहा है अगर आपने अदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको फुलफिल कर लिया स्मॉलेस्ट डिग्री में भी, स्मॉलेस्ट मेजर में भी, लेकिन आप सोवरेन स्टेट नहीं हो तो भी आप डीम्ड माने जाओगे इंटरनेशनल पर्सन। ठीक है, अभी तक तो हम इसका बिल्कुल अपोजिट पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। नो डाउट दे कैन नॉट बी फुल, परफेक्ट एंड नॉर्मल सब्जेक्ट ऑफ नेशनल लॉ। ये हम नहीं कह सकते कि वो जो भी स्टेट होंगे, देखो वो इंटरनेशनल पर्सन होंगे, वो स्टेट भी कहलाएंगे इंटरनेशनल लॉ में जो फुल्ली सोवरेन नहीं है, पर वो फुल, परफेक्ट एंड नॉर्मल सब्जेक्ट ऑफ नेशनल लॉ के अंडर नहीं आएंगे। मीन्स वो सारे राइट्स, वो सारी ड्यूटीज, वो सारी पावर जो सोवरेन स्टेट्स को एज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल लॉ मिलती है वो इनको नहीं मिलेगी। यहाँ तक आई थिंक चीजें क्लियर हैं। ठीक है, कि ये स्टेट्स जो नॉन सोवरेन स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स इंटरनेशनल पर्सन तो कहलाएंगी, पर ये फुल, परफेक्ट एंड नॉर्मल सब्जेक्ट ऑफ नेशनल लॉ नहीं होंगी कंपेयर टू द सोवरेन स्टेट्स। अब ये कौन कौन सी स्टेट्स हैं? फर्स्ट, प्रोटेक्टोरेट स्टेट। जब हम बात करते हैं प्रोटेक्टोरेट स्टेट की तो हम कहते हैं अ स्टेट which by formal treaty places itself under the protection of stronger state, surrendering to literal control over its domestic government। ठीक है, प्रोटेक्टोरेट स्टेट कौन सी स्टेट होती है? वो स्टेट जो किसी और स्टेट के साथ एक ट्रीटी बनाती है और वो बोलती है कि स्ट्रॉन्गर स्टेट को कि आप हमें प्रोटेक्ट करो। ठीक है, वो सरेंडर करती है अपने कुछ कंट्रोल को, ठीक है, ओवर इट डोमेस्टिक गवर्नमेंट। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट की जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट है उसको सरेंडर करती है अपने कुछ कंट्रोल को और बोलती है कि आप हमें प्रोटेक्ट करो। वो और देखो क्या प्रोटेक्शन होगी, किस सिचुएशन में प्रोटेक्शन होगी, वो सारा कुछ वो फॉर्मल ट्रीटी के अकॉर्डिंग होता है जो भी इन दोनों ने ट्रीटी बनाई है। प्रोटेक्टेड स्टेट आर नॉट सोवरेन स्टेट। अब देखो जो प्रोटेक्टेड स्टेट है जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो सोवरेन तो नहीं है क्योंकि अदर स्टेट का इन्फ्लुएंस है उसमें, अदर स्टेट कंट्रोल कर रही है। However, they are prima facie independent and the possessor of all right which they have not surrender। देखो अब यहाँ पे ट्विस्ट है कि प्रोटेक्टेड स्टेट को भी स्टेट माना जाएगा। ठीक है, कितनी लिमिटेशन तक? जितनी लिमिटेशन उसने सरेंडर नहीं की है दूसरी स्टेट को। समझ में आया? ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट था कि दे आर नॉट फुल, परफेक्ट और नॉर्मल सब्जेक्ट ऑफ नेशनल लॉ। पर कहाँ तक प्रोटेक्टोरेट स्टेट है को इंडिपेंडेंस मानी जाएगी या वो उसको सब्जेक्ट माना जाएगा स्टेट का जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे उसने अपने राइट्स को सरेंडर नहीं किया है। उस राइट्स पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो इंटरनेशनल लॉ में एज अ स्टेट मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट है वेसल स्टेट। नॉन सोवरेन स्टेट में फर्स्ट था प्रोटेक्टोरेट स्टेट, दूसरा है वेसल स्टेट। देखिए प्रोटेक्टोरेट स्टेट और वेसल स्टेट सम पॉइंट्स पे सिमिलर है पर कुछ पॉइंट्स में वो बिल्कुल ही डिफर है। जैसे अ स्टेट विच रिमेन अंडर द सुजरैनिटी ऑफ अनदर स्टेट इज कॉल्ड वेसल स्टेट। देखिए प्रोटेक्टोरेट स्टेट में भी क्या था कि वो दूसरे स्ट्रॉन्गर स्टेट के अंडर में थी। ठीक है, अपने राइट्स को सरेंडर करते हैं। वेसल स्टेट भी सेम स्टेट है जो रिमेन अंडर द सुजरैनिटी ऑफ अनदर स्टेट। ठीक है, वो उसके अंडर में डोमिनेंस में रहते हैं। अनदर स्टेट डोमिनेंस में रहता है और वेसल स्टेट उसके अंडर रहते हैं। द पोजीशन ऑफ वेसल स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोटेक्टोरेट स्टेट। अब कैसे डिफरेंस है? दोनों में हमने सेम ही बात की है। प्रोटेक्टोरेट स्टेट भी स्ट्रॉन्गर स्टेट को एक ट्रीटी के थ्रू अपनी राइट्स को सरेंडर करता है और बोलता है कि आप हमें प्रोटेक्ट करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में।
वेसल स्टेट रिमेन अंडर द सुजरैनिटी ऑफ अनदर स्टेट। वो हमेशा ही क्या करता है, वो वेसल स्टेट जो है वो एक अनदर स्टेट को डोमिनेंस मान के उसके अंडर रहता है, सब्जेक्शन में रहता है। फर्स्ट डिफरेंस है, इन केस ऑफ प्रोटेक्टोरेट स्टेट द सुपीरियर स्टेट प्रोटेक्ट द वीक स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ ए ट्रीटी कंक्लूडेड बिटवीन देमसेल्फ। ठीक है, हमें फर्स्ट में जाना था कि जो ट्रीटी है उसी के अकॉर्डिंग, उसी सिचुएशन में कि कहाँ पे सिचुएशन में वीक स्टेट को प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय स्ट्रॉन्गर स्टेट, ये सारा कुछ ट्रीटी में ही डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ वेसल स्टेट सुजरैन पावर ऑब्जर्व फॉरेन रिलेशन एंटायरली। यहाँ पे डिफरेंस है, प्रोटेक्टर स्टेट में प्रोटेक्टोरेट स्टेट खुद से जो चाहता है वो राइट्स को सरेंडर करता है, लेकिन वेसल स्टेट उस अदर स्ट्रॉन्गर स्टेट के सामने को, वो जो अनदर स्टेट है वो पूरे के पूरे एंटायर फॉरेन रिलेशन को, मतलब फॉरेन अफेयर्स को एंटायरली ऑब्जर्व करता है। एंटायरली क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मींस अब वेसल स्टेट कुछ भी, मतलब कोई भी टॉपिक पे अपने इंटरनल अफेयर किसी और स्टेट के साथ डील नहीं कर सकती, वो सारा कुछ डील होगा बाय सुजरैनिटी। ठीक है, अनदर स्टेट के थ्रू डील होगा। ठीक है, if they have any international status it is only because of the internal independence। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर वेसल स्टेट के पास कोई भी इंटरनेशनल स्टेटस है तो वो उसके इंटरनल इंडिपेंडेंस की वजह से होगा, डोमेस्टिक इंडिपेंडेंस की वजह से होगा, फॉरेन रिलेशन की वजह से नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन रिलेशन तो पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लिया है अनदर स्टेट ने। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस है, इफ अ वॉर इज डिक्लेयर्ड बाय प्रोटेक्टिंग स्टेट, प्रोटेक्टेड स्टेट डज नॉट इप्सो फैक्टो बिकम अ पार्ट ऑफ दैट वॉर। ठीक है, अगर प्रोटेक्टिंग स्टेट जो प्रोटेक्ट कर रहा है स्टेट, अगर उसने उसके अगेंस्ट या उसने किसी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर ली, तो जो प्रोटेक्टेड स्टेट है, जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट जिसे हम कहते हैं, वो इप्सो फैक्टो पार्टी नहीं बन जाएगा उस प्रोटेक्टिंग स्टेट के साथ। ठीक है, वो उसकी चॉइस है कि उसके साथ रहे या ना रहे। लेकिन वेसल स्टेट में अगर सुजरैन जो स्टेट है, ठीक है, जो अनदर स्टेट या स्ट्रॉन्गर स्टेट है, अगर वो वॉर डिक्लेयर करता है या उसके अगेंस्ट वॉर होती है, तो वेसल स्टेट इप्सो फैक्टो पार्टी बन जाता है उस पर्टिकुलर वॉर की। ठीक है, थर्ड डिफरेंस, ट्रीटी कंक्लूडेड बाय प्रोटेक्टोरेट नॉट बी बाइंडिंग ऑन प्रोटेक्टेड स्टेट। देखो, अब दोनों में सेम, अगर कोई स्टेट है प्रोटेक्टोरेट स्टेट में, अगर प्रोटेक्टिंग स्टेट है जो प्रोटेक्ट कर रही है, उसने कोई ट्रीटी बनाई किसी और स्टेट के साथ, ठीक है, अपने अफेयर के, इंटरनेशनल अफेयर के थ्रू, तो वो प्रोटेक्टेड स्टेट में नहीं अप्लाई हो, मतलब वो उसमें बाइंडिंग नहीं हो जाएगी, वो उसमें फोर्स नहीं आ जाएगा। और सेम वाइस वर्सा कि अगर प्रोटेक्टेड स्टेट कोई ट्रीटी बनाती है किसी और स्टेट के साथ, तो वो जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है स्टेट, उस पे बाइंडिंग नहीं हो जाती है। ठीक है, अपना अपना उनका क्राइटेरिया, अपना अपना उनका बाउंड्रीज हैं। लेकिन वेसल स्टेट में अदर देन एक्सेप्शन, अगर कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के जितनी भी ट्रीटी, ठीक है, वो अनदर स्टेट बनाता है, जो उसको, जिसके अंडर वो है, ठीक है, वो सारी की सारी वेसल स्टेट पे बाइंडिंग होती है। उसको वो सारी ट्रीटी भी उसको वेसल स्टेट को फॉलो करनी ही करनी है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, फोर्थ है, प्रोटेक्टोरेट स्टेट बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल वेसल स्टेट हैज नो कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटेक्टेड स्टेट जो प्रोटेक्टेड स्टेट है, जो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशन भी बना सकता है और मेंबर भी बन सकता है यूनाइटेड, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे यूएन है। ठीक है, लेकिन वेसल स्टेट, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो रिलेशन गवर्न कर सके, कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट है ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लिया है अनदर स्टेट ने। ठीक है, तो वो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बन सकता है। ये सारे डिफरेंस है प्रोटेक्टोरेट स्टेट और वेसल स्टेट के, जबकि दोनों अपने अपने राइट्स को सरेंडर करते हैं किसी अनदर स्टेट के, लेकिन फिर भी प्रोटेक्टेड स्टेट मोर सोवरेन है एज कंपेयर टू वेसल स्टेट। ठीक है, फुल्ली सोवरेन नहीं है, पर एज कंपेयर टू वेसल स्टेट द प्रोटेक्टोरेट स्टेट इज मोर सोवरेन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? आई थिंक। Next, trust territory. After the First World War, many territories
came before the international scene whose political institution were not sufficiently developed. देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सी ऐसी टेरिटरी थी, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल सीन में जिसका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, ठीक है, जो पॉलिटिकल उसका कंट्रोल था, वो इतना सफिशिएंटली डेवलप नहीं था, ठीक है. सो टू मेक देम इंडिपेंडेंट, लीग ऑफ नेशन ने उस पर्टिकुलर टेरिटरी को प्लेस किया अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर स्टेट. देखो, अभी तक प्रोटेक्टोरेट स्टेट और वेसल स्टेट खुद से किसी अदर स्टेट के अंडर कंट्रोल में अपने आप को ले आती थी, लेकिन ट्रस्ट टेरिटरी में लीग ऑफ नेशन ने ये काम स्टार्ट किया कि ऐसी स्टेट्स, ऐसी पर्टिकुलर टेरिटरीज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिनका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो बहुत वीक हो चुका है, उनको गवर्नेंस के लिए अदर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्लेस किया. सो ट्रस्ट टेरिटरी आर बाय नो मीन सोवरेन स्टेट. सोवरेन स्टेट तो नहीं है क्योंकि वो किसी अदर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर रही है. On the other hand, sovereignty over them is exercised by administrating authority. ठीक है, जिसको उन्होंने एडमिनिस्टर कर दिया है लीग ऑफ नेशन ने, उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी के थ्रू उसकी सोवरेनिटी है. ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी इज वेस्टेड विद ट्रस्टी पावर सब्जेक्ट टू द सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी टू द यूएन या लीग ऑफ नेशन. अब ट्रस्ट टेरिटरी में क्या है? ये ट्रस्ट टेरिटरी क्या है? जो एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी है, ठीक है, एक स्टेट, ठीक है, जो जिसकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बहुत वीक हो गया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसको लीग ऑफ नेशन ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर रखा और वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को वेस्ट किया एज अ ट्रस्टी पावर. ट्रस्टी के पास जो पावर्स होती हैं वो सारी पावर्स को उन्होंने वो एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी को दिया. ठीक है, कि आप इसको सुपरवाइज करो, ठीक है, इसकी केयर टेक करो, इसको इंडिपेंडेंट बनाओ. ठीक है, जो भी इसकी पॉलिटिकली इंस्टीट्यूशन जो इसके सफिशिएंट नहीं है, इतने डेवलप के वीक हो चुके हैं, उसको आप रिगेन करो. ठीक है, ये ट्रस्टीज को पावर दी गई, ट्रस्ट अथॉरिटीज को. ठीक है, जो ट्रस्ट टेरिटरी वो टेरिटरी जिसको अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किसी और स्टेट के रखा गया. दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ट्रस्टी हो गई और ये ट्रस्ट टेरिटरी हो गई. When the League of Nations dissolved, the United Nations established a provision made to improve the mandatory state system and call it trusteeship system. देखो, पहले इस ट्रस्ट टेरिटरी को या इस सिस्टम को मैंडेटरी स्टेट सिस्टम बोलते थे. यूएन जब बना, जब लीग ऑफ नेशन डिसॉल्व हुआ और यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश हुआ, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को ट्रस्टीशिप सिस्टम के साथ बोला गया. ठीक है, under which mandatory state would voluntarily place the territory under the control of allied nation. ठीक है, जिसमें जो मैंडेटरी स्टेट थी वो वॉलंटरली अपने आप को प्लेस कर दे प्लेस द टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ द अलाइड नेशन. ठीक है, इसमें जो ट्रस्टीशिप सिस्टम था या मैंडेट सिस्टम था, इसमें क्या था कि जो भी वीक थे, जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वीक हो गए, वो मैंडेटरी स्टेट क्या करें, अपने आप को वॉलंटरली प्लेस कर दें द टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ द अलाइड नेशन. और ये कौन सुपरवाइज करता था? ये लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन सुपरवाइज करता था. ठीक है, 11 territory which were placed under the trusteeship system have become independent. देखो, उस टाइम पे 11 टेरिटरीज को रखा गया था अंडर द ट्रस्टीशिप सिस्टम. ठीक है, अब वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं. यही काम था ट्रस्टीशिप सिस्टम का. ठीक है, उस जो पॉलिटिकली वीक हो चुके हैं टेरिटरीज, उनको रिगेन करना उनकी पावर. Palau, an entity of a Pacific Island nation, was a trust territory, was the last trust territory where trusteeship agreement was terminated by the Security Council on November 10th, 1994. ये देखिए, क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंटली बहुत बार आता है कि ट्रस्टीशिप सिस्टम कब टर्मिनेट किया गया बाय और किसके थ्रू किया गया? सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू ऑन 10th November 1994. ठीक है, तो पलाऊ जब ये 11 टेरिटरीज में से जो लास्ट टेरिटरी रह गई थी पलाऊ, जब वो इंडिपेंडेंट हो गई तो ये ट्रस्टीशिप सिस्टम को सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट किया गया. ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन बाद में अराइज होती है तो ये ट्रस्टीशिप सिस्टम फिर से रिगेन कर लिया जाएगा बाय यूनाइटेड नेशन. ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी टॉपिक डिस्कस कर लिया स्टेट का, ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे. होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस टॉपिक and join us in our next video. Thank you so much.